A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to wish you all a very happy Makar Sankranti. So, let's get started with the topic first. So, today's topic is chapter 9 Struggles for Equality. So, this is the chapter from Civics. So, what we are going to discuss in this chapter, I would like to give you a brief about that कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी किस किस चीज़ के बेसिस पे होती है, उसके लिए किन किन मतलब क्या क्या चीज़ें की गई हैं उसके अगेंस्ट, लाइक इनइक्वालिटी ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके रिगार्डिंग आपके राइट्स दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है ना. सो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैराग्राफ हियर. So here it is given that, as you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. ठीक है, आपने अब इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आगे पिछले कुछ चैप्टर्स होंगे रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बातें बोली गई हैं कि किसी भी पर्सन को इक्वली ट्रीट करना ही हमारा सबसे पहला राइट है. लाइक आप एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के आगे हर एक इंसान इक्वल है और हम किसी भी पर्सन को उसके कास्ट, उसके सेक्स, उसके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और जितने भी भारत के एडल्ट हैं, लाइक 18 ईयर्स से जो भी 18 ईयर्स एज के जो भी पर्सन है भारत के, उन सबको राइट है वोट देने का, ठीक है. सो इसको एक पावर बोला गया. ऑब्वियस की बात है कि ये हमारा एक पावर है कि हम ही अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर वो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है. और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, कुछ भी वर्क नहीं किया है डेवलपमेंट का है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसे नेक्स्ट टाइम में उसे हम इलेक्ट नहीं करते हैं, हम चेंज करके कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं. तो ये पावर किसके हाथ में? ये पावर हमारे हाथ में है. सो इसी की बात यहाँ पे कही जा रही है. सो आप सबको पता होगा कि जो वोटिंग की एज होती है वो होती है 18 ईयर्स, ठीक है ना. 18 ईयर्स होने के बाद कोई भी पर्सन, भारत का कोई भी नागरिक वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, डिस्कस. सो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, देख सकते हो आप. दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इसी लाइन में इसका आंसर भी है, बट डोंट वरी, आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एज वेल. ओके. So what is the next paragraph? But this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's lives. मीन्स कि इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये पावर तो है हमारी, बट इसमें भी क्या होता है कि अगर मान लो दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है. अब बीजेपी को 4 लोगों ने वोट दिया और कांग्रेस को 3 लोगों ने वोट दिया, बट काम तो कांग्रेस अच्छा कर रही थी, ठीक है ना. तो जीतेगी कौन? जीतेगी बीजेपी. तो ये क्या हो गया? ये सबके लिए काम नहीं किया. ये पावर एक कुछ लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहा और कुछ लोगों के लिए नॉन बेनिफिशियल रहा. तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं. एज you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakeem, Sheikh and Aman to get good quality health care. अब के जैसा कि आप सब जान रहे हो कि आज के टाइम में क्या है, जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, मैक्सिमम उसको क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है. और जब कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज़ हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है, उसकी सर्विसेज महंगी हो जाती हैं. तो यहाँ पे हेल्थ केयर की बात कर रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं? वो प्राइवेटाइज़ हो चुकी हैं, प्राइवेट कंपनियाँ उन्हें ओन कर चुकी हैं. और हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है. वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट पहले देखती है, उसके बाद कुछ और वो करती है. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के भी प्राइवेटाइज हो जाने के कारण जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो बीपीएल फैमिली के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन
के लोग हैं वो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं ले पाते हैं, इनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, बिकॉज वो गरीब हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस, ठीक है ना। और चार्जेस जो भी डॉक्टर की फ़ीस होती है, चार्जेस होते हैं दवाइयों के, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ सेइंग। These people do not have the resources to afford expensive private health services। जो मैंने बताया कि जब प्राइवेटाइज हो जाती हैं चीज़ें तो अपने आप महंगी हो जाती हैं, और जब महंगी हो जाएंगी तो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। So what the next thing? Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख लो, इन्हीं प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा एग्जांपल है कि मान लो कोई जूस वाला है, ठीक है, अगर वो जूस नॉर्मल जो आप रेडी पे जूस लेते हो, ठीक है ना, तो वो तो अफोर्डेबल होता है, 10 रुपये का पी सकते हो। लेकिन अगर कोई कंपनी, कोई ब्रांडेड कंपनी लाइक आपकी रियल है, आपकी कुछ और भी आपकी जो जूस की कंपनी है, ठीक है ना, तो उनका ब्रांड नेम है, तो लोग क्या होता है, लोग ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ब्रांड की तरफ ही भागते हैं, ठीक है ना। उनको ये लगता है कि ब्रांडेड है तो वो नीट एंड क्लीन होगा और हेल्दी होगा और सब कुछ होगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो नॉर्मल जूस वाले पर्सन हैं, जो रेडी पे बेचते हैं जूसेस, स्टॉल लगाते हैं जूसेस का, उनके जो बिक्री है वो कम हो जाती है इसकी वजह से, बिकॉज वो उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते जितना प्राइवेट कंपनीज अफोर्ड कर पाती हैं अपने जूसेस को एडवर्टाइज करने के लिए। स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप। और सपना एक लड़की है जो कॉटन ग्रो करना चाहती है, बट उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा सके कॉटन ग्रो करने के लिए। इसीलिए वो क्या करती है, वो लोन ले लेती है ट्रेडर से, जो ये इस बात पे उसको लोन देता है, इस अग्रीमेंट पे लोन देता है कि जो भी कॉटन ग्रो करेगा वो तुम मुझे दोगी और मैं उसे फिर सेल करूँगा, फिर वो जो भी अर्निंग होगी उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। तो दिस फोर्सेज हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस। और क्या होता है, जब वो ट्रेडर से पैसे लेके कॉटन ग्रो कराती है तो ट्रेडर क्या करता है, फ़ायदा उठाते हुए उसका जो भी अपना जो लोन दिया है उसका बेनिफिट लेते हुए वो उस कम प्राइस में उस एग्रीकल्चरिस्ट से कॉटन ले लेता है कम प्राइस में और उसको दुगने दामों पे मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाता है। मिलानी, लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, इज फोर्स्ड टू इंड्योर द इंसल्ट्स एंड हार्डशिप्स ऑफ वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प बिकॉज शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन। और सपना जैसे ही बहुत सारे और लोग भी हैं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, लाइक जो घर में सफाई करते हैं, बर्तन करते हैं, उनको बहुत सारे इंसल्ट्स और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बिकॉज वो इतने अमीर नहीं होते हैं कि वो खुद का कुछ इस्टेब्लिश कर सके, खुद के पैरों पे खड़े हो सकें विदाउट हैविंग एनी इंसल्ट और एनी डिस्क्रिमिनेशन। So, poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. So, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर एडवांस में मिल गया कि गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी की वजह से क्या होता है, लोगों की जो काफ़ी लोग हैं भारत में रहने वाले, उसमें से उनके बीच में इनइक्वालिटी है। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग के पास उतने रिसोर्सेज और उतने पैसे नहीं हैं कि वो जो चाहें वो अपने दम पे इस्टेब्लिश कर लें। सो पोवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के बीच में इक्वालिटी को जन्म देने का, ठीक है ना। सो ये था आपका इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन या कह लो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि इनइक्वालिटी कैसे जनरेट होती है, क्या क्या रीज़न होते हैं। अभी आपको और रीज़न पढ़ने को मिलेगा इनइक्वालिटी का। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources। और वहीं एक तरफ आपने देखा पोवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज रीज़न था आपका इनइक्वालिटी का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज़ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अगर दो पर्सन के बीच में रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, या कोई भी बेनिफिट या कोई भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनको, कोई भी लाभ मिल रहा है, अगर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, दो लोगों के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा आपका इसमें दिया है कि इनइक्वालिटी का रीज़न क्या होता है, क्यों इनइक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला इसमें बताया है दैट इज़, पहला आपका रीज़न बताया है पोवर्टी, ठीक है ना, पोवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, पहला रीज़न ये हो गया। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आप देखिए तो द अंसारी वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। और एक तरफ तो गरीबी और
कमी हो गई रिसोर्सेज की। दूसरी तरफ एक अंसारी है जो मुस्लिम है, लेकिन उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसे की हो, रिसोर्सेज की बात हो, वो सब चीज़ से फुलफिल है, ठीक है। इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ। और जो अंसारी फैमिली है, ठीक है ना, उनके पास पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, हर एक चीज़ है, बट फिर भी उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। क्यों? पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज दैम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। और लोग उनको अपार्टमेंट देने से कतराते हैं, नहीं देने का मन होता है, बिकॉज वो मुस्लिम है, दूसरे रिलीजन के हैं, ठीक है ना। सो ओम प्रकाश सिमिलरली द मेन रीज़न दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वॉज बिकॉज ही वॉज दलित। और ऐसा ही कई जगहों पे, अब यहाँ पे तो स्कूल का एग्जाम्पल दिया है, बट कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे दलित जो कास्ट के लोग होते हैं उनको एज अ स्वीपर अपॉइंट किया जाता है, एज अ प्यून अपॉइंट किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है द सेकंड रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन इंडिया। तो पहला तो आपका यहाँ पे हो गया, कहाँ गया, यहाँ पे हो गया आपका रिलीजन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे कास्ट की बात हो गई, दलित है, ठीक है ना। तीसरा आपका हो गया कि मैन और विमेन की बात हो गई, तो ये सेक्स के बेसिस पे हो गया, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज ही रीज़न नहीं है इनइक्वालिटी का। लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो रिलीजन, कास्ट और सेक्स को लेकर के, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनइक्वालिटी को जन्म देने में, ठीक है ना। सो दिस इज़ अबाउट इनइक्वालिटी, रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन इंडिया इज लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, इन इंडिया इट इज़ द केस दैट द पुअर कंसिस्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड आर ऑफन विमेन। सो अगर आप भारत में गरीबी देखो, गरीब लोगों को काउंट करो, एक डेटा तैयार करो, तो उसमें आप देखोगे कि गरीबी के जो दायरे के अंदर लोग आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं वो होते हैं दलित, आदिवासी, मुस्लिम और कुछ औरतें, ठीक है ना। सो what is the next thing? Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. So अब देखा जाए तो लोगों की मेंटालिटी, मतलब हमारी सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी का रीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे लोग कहते हैं ना, गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज एक रीज़न था, तो लोग ने मेहनत की, काम किया, पैसे कमा लिए, ठीक है ना, रिसोर्सेज अवेलेबल करवा लिए, लेकिन उसके बाद भी इनइक्वालिटी उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी एक इनइक्वालिटी का रीज़न ख़त्म हुआ, तब तक दूसरा स्टार्ट हो गया कि रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ठीक है ना। सो एज यू हैव रेड, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम जो आपकी गर्ल्स हैं, स्कूल से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अलग कर लेती, मतलब वो पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होती हैं, बिकॉज स्कूल में भी कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है। So this is a combined outcome of poverty, social discrimination and the lack of good quality school facility for these communities. और ये पूरा का पूरा एक रिज़ल्ट है। ये किस लिए होता है, क्यों होता है? बिकॉज कि गरीब हैं, कुछ सोशली डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाता है। कभी कभी इन लोगों के लिए जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, जो पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ाई प्रोवाइड की जाती है, वो अच्छी कहते हैं ना क्वालिटी की नहीं होती है। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ equality. So look at the here that according to the 2011 census data, women form 48.5% of the population, Muslims form 14.2% of population, SC means scheduled caste form 16.6%, and the STs that is scheduled tribes 8.6%। मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका आपका 48.5% आपका विमेन है, 14.2% मुस्लिम हैं, 16.6% SC हैं, दैट इज़ स्केड्यूल कास्ट हैं, और 8.6% आपका किसने होल्ड किया हुआ है? स्केड्यूल ट्राइब्स ने होल्ड किया हुआ है। तो इसको आप पूरी तरह से एकदम इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो और सर्किल कर लो। ये आपका सेंसस है, और इंडिया का जो सेंसस है
ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंसस मीन्स जनगणना, ठीक है ना। भारत में हर 10 साल पे जनगणना कराई जाती है, एक डेटा तैयार किया जाता है जिसकी कि भारत की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में कितने लोग, किस किस कास्ट के लोग कितने पॉपुलेशन में हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने लोग गरीब में गांव में रहते हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं। तो हर एक चीज़ का डेटा तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ एट रैंडम नहीं होती है, हर चीज़ का पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती है हर काम, ठीक है ना। सो ये 2011 का जो सेंसस डेटा है, जो भारत में जो जनगणना की गई, लोगों के पॉपुलेशन के बारे में जो भी डिटेल्स बनाए गए हैं वो 2011 में बनाए गए थे। चूँकि सेंसस हम हर 10 साल पे बनता है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी डेटा हमें मिलेगा भारत के पॉपुलेशन के बारे में, वो हमें 2011 सेंसस से मिलेगा। और अब 2021 में जो अभी आ चुका है, अब इसमें आपका नया सेंसस बनाया जाएगा, बिकॉज 2011 से 10 साल हो गए 2021 में। सो अब 10 साल के बाद सेंसस बनता है, अब नया सेंसस बनाया जाएगा 2021 में। और अब 2021 के बाद जो भी हम सेंसस पढ़ेंगे वो हम 2021 का पढ़ेंगे, 2011 का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटीज़, ठीक है ना। अब इक्वालिटी के लिए कितने स्ट्रगल हुए, मतलब इन इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए कितने सारे स्ट्रगल किए गए, यहाँ पे अब इसकी बात हो रही है। पहला हमने पढ़ा इनइक्वालिटी क्या होती है, दूसरा हमने पढ़ा इनइक्वालिटी क्यों होती है, अब तीसरा पढ़ेंगे इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, वो इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। द फर्स्ट थिंग इज़, throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. और अभी कहीं भी अगर आप जाओ, मतलब किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में अगर आप जाओ, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। तो हमेशा रीज़न ये नहीं होता है कि वो रिच हैं या पॉलिटिकली पावरफुल हैं, नहीं, कभी कभी रीज़न होता है कि उन्होंने जो काम किया है, दैट इज़ वो क्या वो इक्वालिटी के लिए फाइट किया है, क्या वो लोगों की अच्छाई के लिए लड़े हैं, मतलब जिस बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड। ओके, सो ये वो लोग होते हैं जो कि आपका डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है और उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई है और अपने आप को जीत दिलाई थी, इसलिए वो इतने फेमस हो जाते हैं। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द कम्युनिटी। और या तो एक रीज़न तो ये होता है कि उन्होंने कुछ काम किया है लोगों के लिए, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है, तो वो फेमस होते हैं। और दूसरा क्या रीज़न है, या तो फिर उन्होंने क्या किया है, सबको ऑल इक्वली ट्रीट किया है, ठीक है, लोगों को उन पे इतना ट्रस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, ये सोच लोगों की उनको रिस्पेक्ट दिलाती है, ठीक है ना। सो अगर हम इसी की बात करें तो इसमें एक और पर्सन आते हैं आपके, एक एक्टिविस्ट हैं, ही इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविस्ट, उनका नाम है आपका विंसेंट मनोहरन। ही इज़ अ इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। भारत के जो आपका भारतीयों के अधिकार के लिए जो खड़े होते हैं, जो लड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविस्ट। सो ये उनमें से एक हैं। और ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है ना। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था दलित के खिलाफ, जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी इनइक्वालिटी उनको फेस करनी पड़ी थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे उस टाइम पे, ठीक है ना। सो नाम याद रखिएगा, दैट इज़ विंसेंट मनोहरन। And who is Vincent Manoharan? Is an Indian human right activist and who just started a campaign on Dalit human rights. दलित के अधिकारों के लिए इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इक्वालिटी के लिए जो भी स्ट्रगल किए हैं उसमें कौन कौन से लोग फेमस हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, लाइक विंसेंट मनोहरन, ठीक है ना।
Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality. और कुछ तो इसलिए उसमें से फेमस हो जाते हैं लोग कि बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो भी वो काम करते हैं. लाइक विंसेंट मनोरन की अगर हम बात करें तो ये भी एक्टिविस्ट थे, इनको भी बहुत लोगों का सपोर्ट मिला था जब ये इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी दलित डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. ठीक है ना. इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच people have come together to fight for issues that they believe are important. इंडिया में तो बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिले हैं जी. मतलब आप कह लो कि इंडिया में तो इश्यूज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, और हर दिन आपको एक इशू के अगेंस्ट फाइट देखने को मिलती है. इन चैप्टर 5 यू रेड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द विमेंस मूवमेंट टू रेज इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा होगा कि औरतों ने किस तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट किया इनइक्वालिटी के अगेंस्ट. द तवा मत्स्य संघ in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. और तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश में एक संघ है जो एक एग्जाम्पल है इस फाइट का, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इशू में, जो डिस्क्रिमिनेशन का इशू था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी. देयर आर मैनी सच स्ट्रगल सच एज दोज अमंग बीड़ी वर्कर्स, फिशर फॉक, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे. और यही नहीं, आप हर सेक्शन के लोगों को देखोगे कुछ ना कुछ स्ट्रगल में वो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बीड़ी वर्कर हो, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर. अभी आप एग्जांपल देख सकते हो जो किसान का जो हो रहा है आपका. ठीक है ना. किसान जो आंदोलन अभी बहुत ज़्यादा मतलब भड़का हुआ है भारत में, बहुत बर्निंग टॉपिक है ये किसान आंदोलन. तो उसकी बात भी आप करो तो क्या है, तो उनके साथ हो रहे जो भी कहते हैं ना कि अत्याचार कह लो या जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो कितने सारे प्रदर्शन कर रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, अभी करंट का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो. ठीक है ना. देयर आर सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जिनको हम करके अब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर अपना भी अधिकार बता सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक वर्ड दिया गया हुआ है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट इज़ SDG. और ये आपके लिए होमवर्क है. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू कि आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ SDG एंड व्हाट इज़ द पॉइंट्स ऑफ SDG, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये आप मुझे करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली फॉर श्योर भेजोगे. मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी या मैं आपसे पूछूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में कि आपने किया है या नहीं किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट दिस वर्ड यू शुड नो अबाउट, यू शुड नो द पॉइंट्स ऑफ दिस word, that is sustainable development goal. Okay, so what is the next question? Can you think of one person in your family, community, village, town or city whom you respect because of their fight for equality and justice? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हो कि आप सोच सकते हो किसी एक ऐसे आदमी के बारे में जो आपकी लोकेलिटी में रहता है और जो बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ हिज वर्क फॉर और हिज स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी. अगर है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना या मुझे आप ऑडियो टेक्स्ट कर देना कि मैम यस देयर इज़ वन पर्सन एंड हिज और हर नेम इज़ दिस. ओके. और अगर नहीं है तो आप नो भी करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. ठीक है ना. सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस क्लास. So in next class we will proceed further with the topic तवा मत्स्य संघ. बिकॉज मैं इसके ये जो क्लास है ये मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं इसके 2 वीडियो बनाऊँगी. तो अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट है और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, देन मैं आपको सेंड करूँगी. दैट वुड बी द फाइनल पार्ट. ठीक है ना. सो टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू.